राज्य के सीएम गया यादव और नेता प्रतिपक्ष इंद्रदेव सिंह, राजनीतिक उठापटक और नूरा कुश्ती करने वाले ये दो धुर विरोधी पहली बार एक मंच पर हैं। नेता प्रतिपक्ष इस बात से ऐंठन में है कि उनकी सहमति के बिना सरकार 1 इंच जमीन भी किसानों से नहीं ले पाती, तो वहीं राज्य के सीएम सैनिकों से किए वायदे को पूरा होते देख गदगद नजर आ रहे हैं। इस बीच तमाशे का असली सूत्रधार विक्रमजीत सिंह, जिसने सरकार और विपक्ष के बीच ये आम सहमति बनाई थी, सच मानिए एक साधारण सी लड़की मधु को बड़े गौर से ताड़ रहा था। किसी ताकती नजरों से बेपरवाह ठसाठस भीड़ से खुद को निकालने की जद्दोजहद में मधु बस ये सोच रही थी कि आज तक इस वीराने में सिवाय एक इंसान के दूजा कोई नहीं आया, और आज देखो यहां लोगों का जमघट लगा है। मुख्यमंत्री जी के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी शुक्ला जी आए। सर, ये मधु हैं जिनकी जमीन आज सही संग्रहालय के लिए अधिकृत की जाएगी, लेकिन इन्होंने मुआवजा लेने से मना कर दिया है। मधु, क्या ये रकम तुम्हारे लिए काफी नहीं है जो तुमने इसे लेने से मना कर दिया? सर, ये जमीन मेरे पिता की है, मैं इसे कभी नहीं बेचती। मेरा सपना था कि मैं यहाँ एक शहीद स्मारक बनाऊं, और आज मेरा सपना मानो पूरा हो गया। मेरे मुआवजे को आप संग्रहालय बनवाने में खर्च करने का आदेश दे दें। शुक्ला जी ने सीएम से कहा। सर, मधु के संदर्भ में एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। क्या शुक्ला जी? सर, मधु के पिता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके पिता के निजी अंगरक्षक थे। विधानसभा में हुए आतंकी हमले के दौरान आपके पिता की जान बचाने में वे शहीद हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार वालों को नौकरी और जिला जीत सिंह के पैतृक स्थान पर एक शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की थी, पर किन्हीं कारणों से दोनों ही वायदे पूरे नहीं हो गए। अब संयोगवश जिला जीत सिंह की जमीन अधिग्रहण क्षेत्र में आ गई, जहां सही संग्रहालय बनना प्रस्तावित है। शुक्ला जी, कल सीएम ऑफिस में मधु को बुलाया जाए। मैं एक बार फिर मधु से बात करना चाहता हूं। मधु, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि हम अपनी राजनीतिक लालसा में एक शहीद का सम्मान करना भूल गए। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? चाहो तो मैं तुम्हें राज्य में कहीं भी प्लॉट और मुआवजे से ज्यादा रकम दे सकता हूँ। तुम इसे अपने दर्द की कीमत मत समझना, यह तो बस एक शहीद का खोया हुआ हक था जिसे मैं लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आस थी मन में कि कभी मेरे पिता के बलिदान का सम्मान होगा, तो ईश्वर ने इसका सौभाग्य भी मुझे दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि तुम ईश्वर के उसी सौभाग्य को आगे बढ़ाओ। सर, मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहता हूं कि संग्रहालय बनने तक तुम वहां की देखरेख करो। थैंक्स सर, आपके सम्मान के लिए। और हाँ मधु, एक बात और, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे आके सीधे मिल सकती हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सका तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मधु अभी सीएम ऑफिस से निकली रही थी, किसी ने आवाज दी। जरा सुनिए। वो आप ही है ना जिसने उस दिन मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था? सर, वो जमीन एक नेक काज के लिए सरकार ले रही है, फिर उस पे कैसा मुआवजा? अब एक सवाल और, क्या आप मुझे जानती हैं? सर, आपके बारे में क्या कहूँ? आप देश के सबसे युवा सांसद हैं, लोक समाज पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और विपक्ष के कद्दावर नेता इंद्रदेव सिंह के पुत्र हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको नहीं जानती, मगर मीडिया के माध्यम से आपसे जरूर परिचित हूँ। क्या बात है, आपने तो मेरा पूरा विकिपीडिया ही बता दिया। खैर, मैं विक्रमजीत सिंह, उस दिन मैं भी वहीं था जब आप सीएम को मुआवजे का चेक वापस कर रही थी। उस दिन आपके जाने के बाद सीएम के साथ मैं भी आपकी बातों से बेहद प्रभावित हुआ, और इत्तेफाक देखिए कि आप यहां मिल गई। सर थैंक्स, बट आप यहाँ कैसे हैं? विधानसभा सत्र में सरकार कुछ ऐसे बिल पास कराना चाहती है जो राजहित में ठीक नहीं है। हम सरकार के विरोध में हैं, तो इसी सिलसिले में आज एक सर्वदलीय बैठक थी। अच्छा सर। सर की बजाय अगर आप मेरा नाम लेकर मुझसे बात करें तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके सर, आई मीन विक्रम। दैट्स बेटर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं कहीं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। सवाल पूछने वाला इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक था कि मधु जैसे साधारण किरदार के लिए आग्रह भी आदेश के जैसा था। विक्रमजीत सिंह ने
ड्राइवर को दूसरी कार की तरफ इशारा करते हुए सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तो मधु भी कुछ घबराते हुए अंदर आके बैठ गई। क्या आप हमेशा इतने लोगों के साथ रहते हैं? हाँ, ये लोग मेरे जीवन मरण के साथी हैं, पर जब मुझे किसी से खास बात करनी होती है तो मैं थोड़ी देर के लिए इनसे दूरियां बना लेता हूँ। सर, पर बुरा मत मानिएगा, आपको मुझसे क्या बातें करनी थी? मधु, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये पहली नजर का प्यार है। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है बस तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सर, आप मुझे क्यों सता रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं? मधु, ये मजाक नहीं है, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विक्रम, अपने दिल को भटकने से रोकिए। इस बात की भी अपनी एक मर्यादा है। कैसा भटकना? ये दिल का भटकाव ही है जो आप शादी और प्रेम का लोभ देकर मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं? फॉर गॉड सेक मधु, एक बार मेरे कद, मेरे रुतबे को भूलकर बस मेरे बारे में सोचो। मैं गरीबी में पली एक साधारण सी लड़की, तो आप फोर्ब्स मैगजीन में छाए रहने वाले सितारे। रूप और गुण दोनों में हमारा कोई मेल नहीं। आज मैं 27 के होते हुए भी 30 की दिखती हूँ। सर, अगर मैं किसी एक बात में भी आपकी बराबरी या उसके आसपास भी होती तो मुझे आपकी बातें सच लगती, पर ऐसा दूर दूर तक नहीं है। मेरी तो इतनी औकात भी नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला के बात भी कर सकूं। बस मेरी एक अर्ज है आपसे, पैरों की धूल को माथे का चंदन बताकर उसका उपहास मत करिए, और प्लीज सर, यहाँ से चले जाइए। मेरे प्यार की भावना मेरी शख्सियत की गुलाम नहीं है मधु। काश तुम ये समझ सकते। जो बात मैं तुमसे बोल रहा हूं, ये अगर किसी और के हिस्से की होती तो मैं आज तुम्हारे पास नहीं होता। धीरे धीरे महीने गुजरकर साल बन गए, लेकिन मधु किसी भी जरूरत के लिए सीएम के पास नहीं गई। उसने उन सभी शहीदों के नामों की लिस्ट बनाई जो किसी युद्ध में, टेरर अटैक में या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मारे गए। वो उन शहीदों के घर भी गई जो अब तक गुमनामी के अंधेरे में खो चुके थे। मधु ने एक और नया काम संग्रहालय में किया। उसने आखिरी खत के नाम से एक डमी पोस्ट बॉक्स बनाया। यहाँ संग्रहालय में आए विजिटर्स शहीदों के आखिरी पलों को जी सकते थे। सैनिक ये आखिरी खत वार या टेरर अटैक पे जाने से पहले अपने परिवार वालों को लिखा करते थे। इस आखिरी खत के पोस्ट बॉक्स में मधु ने हजारों शहीदों के दर्द और खुशी को जमा किया। ये थोड़ा व्यक्तिगत और मार्मिक था, लेकिन मधु ने शहीद के परिवार वालों को इस बात के लिए मना लिया। उसका मानना था कि ये खत एक शहीद के दिल की आखिरी आवाज है, जिसकी गूंज हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसके लिए एक शहीद मर मिटा है। चेहरे पे मासूम मुस्कुराहट लेकर वो दिन रात संग्रहालय को तैयार करने में लगी रहती है। वो सिर्फ रात बिताने के लिए संग्रहालय के पास टीन के चादरों से बने कमरों में जाती थी। मैं आपको बता दूं कि ये टिन शेड वाले कमरे अस्थायी तौर पे उन मजदूरों के लिए बनाए गए थे जो संग्रहालय का निर्माण कर रहे थे। दिन गुजरते गए और मधु पहले से भी ज्यादा मुरझा गई। सरकार की तरफ से जो पैसे उसे मिलते थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि वो अपने दिल का कुछ कर पाती। कभी कभी अपने दोस्तों के पास जाती तो उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल और बड़ बोलेपन से आहत होकर चली जाती थी। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की विलासिता हमें दरिद्रता में भी जीने नहीं देती। अक्सर वो अपनी माली हालत और जर्जर होते टिन शेड को देखकर रो देती थी। बार बार उसका मन उसे मजबूर करता उस दीनता को देखने के लिए जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब दिल कमजोर होता है तो हम अपनी कमजोरियों को, अपने दुखों को और बढ़ा चढ़ाकर देखने की कोशिश करते हैं। काश मैंने सीएम की बात मान ली होती और प्लॉट और पैसे ले लिए होते। काश मैं विक्रम के प्यार को समझ पाती। मेरे पास भी दौलत, शोहरत और प्यार के ढेरों रंग होते। अपने हर एक पल को मैं खूबसूरत बना लेती। मैं खुद को इतना हसीन बना लेती कि विक्रम की आंखें मुझे ही हर वक्त खोजती रहती। अब तक तो वो मुझे भूल चुका होगा, शायद मुझे पहचाने भी ना, और पहचानेगा भी क्यों। ऐसे ही ढेरों कयास और उधेड़ बुन को सीने से लगाए मधु जमीन पर ही सो गई। संग्रहालय में आज काम करते वक्त मधु का मन कहीं और ही था। पेंसिल को उंगलियों से घुमाते हुए वो कागज के टुकड़ों पे कुछ बनाती चली जा रही थी। आज मन की भावनाएं कागज पे उतर आई थी। नाखुश चेहरे पे उदास आंखों वाली छवि कागज पे नजर आ रही थी। तभी मधु विक्रम को अपनी तरफ आता देखकर हड़बड़ा सी जाती। वो नहीं चाहती है कि विक्रम उसे देखे। वो आखिरी खत के लेटर रैक के पीछे छिप जाती है। संग्रहालय का दौरा करते हुए विक्रम की निगाहें आखिरी खत के पोस्ट बॉक्स पे आके टिक जाती है। विक्रम सरसरी निगाहों से खतों को उलटते पुलटते हुए देखता है और वहां से चला जाता है।
मधु को कुछ देर बाद जब यह एहसास होता है कि अब वहाँ कोई नहीं है तो वो बाहर निकल आती है। बाहर आते ही मधु सामने रखे कागज को उठाकर डस्टबिन में फेंकने जा ही रही थी कि आंखें ठहर गईं, सांसें थम गईं और हाथों ने कागज के किनारे को थाम लिया। कागज पे भावनाएं बदल गई थी। अब वहाँ टाइम और प्लेस मेंशन था, साथ ही एक चेहरा उकेरा गया था जो आई एम वेटिंग का साइन दे रहा था। उदासीन मधु भागकर संग्रहालय के गेट तक आई पर विक्रम जा चुका था। मधु को एक बार फिर अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि विक्रम ने उसे आज तक याद रखा और अब वो विक्रम से मिलने में जरा सी भी देर नहीं करना चाहती थी। संग्रहालय से लौटने के बाद मधु खुद को बड़े गौर से आईने में देख रही थी। वो जिस तरह अपने चेहरे को ऊपर नीचे दाएं बाएं बार बार देख रही थी, मानो लग रहा था कि उसके चेहरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा कहीं खो गया है। कुछ देर बाद उसने आईने से नजर फेर कर कपड़ों की तरफ नजर डाली। उसके पास कोई भी पहनने लायक नए कपड़े नहीं थे। हर एक कपड़े को वो बार बार अपने कंधे पर रखकर बस ये देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि शायद उस पर कोई फंस जाए। इसी जद्दोजहद में माँ की एक सिल्क साड़ी उसके हाथ लग गई। मधु ने साड़ी पहनी, थोड़ा बालों को कोम किया, चेहरे को दमकाया भी और जैसे तैसे तैयार हो गई। ठीक 6 बजे मधु को विक्रम का सेक्रेटरी लेने चला गया। विक्रम बाहर ही मधु का इंतजार कर रहा होता है। विक्रम का फार्म हाउस किसी महल से कम नहीं था। ग्रेनाइट और शीशे से बने फर्श पर मधु अपने कदम रखने में भी असहज महसूस कर रही थी। फर्श इतने पारदर्शी कि अक्स नजर आ जाए। उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलने वाली साधारण सी मधु के पैर सीधी समतल फर्श पर लड़खड़ा जा रहे थे। शीशे की दीवारें, इतराती हुई पेंटिंग्स, संगीतमय फव्वारा, ढेरों एंटीक साजो सामान जो मधु ने इससे पहले शायद फिल्मों में ही देखे थे, जो वो आज विक्रम के फार्म हाउस पे देख रही थी। ऐसे मनमोहक नजारे देखने के बाद वो इस कदर सम्मोहित हुई कि उसके पैर पूरी तरह से लड़खड़ा गए। वो गिरने वाली ही थी कि विक्रम ने उसे थाम लिया और उसके चेहरे पर चुटकी बजाते हुए कहा, मधु तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। इतनी खूबसूरती और ऐसा शानदार माहौल मैंने अपने सपनों में भी नहीं देखा। मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि ये हकीकत है या कोई कल्पना। विक्रम मधु की बातों पे हंस पड़ा। अच्छा सुनो, ये तुम अपनी सैंडल उतार दो। कई बार तो मैं भी इस फर्श पर गिर पड़ता हूँ। रही बात ये हकीकत है या कल्पना की, तो थोड़ा समय बिता लो, मन का ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। पैरों से अपनी सैंडल निकालकर नंगे पांव ही विक्रम के साथ मधु चलने लगी। और बताओ मधु, कोई नई ताजा? बस कट रही है, ज्यादा कुछ बताने को नहीं है। संग्रहालय में क्यूरेटर की जॉब मिल गई है, तो पिछले 3 सालों से वहीं काम कर रही हूँ। क्या तुम खुश हो मधु? मधु चुप रह गई और उसकी आंखों ने बहकर सब कुछ कह दिया। विक्रम ने मधु का हाथ थाम लिया। मधु ने खुद को संभालते हुए कहा, आप अपना कुछ कहें। पर मीडिया तुम्हें मेरे बारे में कोई खबर नहीं देती? नहीं, आजकल मैं न्यूज चैनल थोड़ा कम स्विच करती हूँ। पर क्या हुआ, आप ही बता दो। आजकल विक्रमजीत सिंह को पार्टी से अनुशासनहीनता के कारण निर्वासित कर दिया गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। विक्रम के चेहरे का रंग अचानक बदल गया और तमतमाते हुए उसने मधु से कहा, अहंकार में डूबे मेरे पिता ने मुझे पार्टी से निकाला है। उन्होंने कभी भी मुझे अपना सच्चा उत्तराधिकारी नहीं माना। उन्हें आज भी यही लगता है कि मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ उनके दम पे हूं। मेरा अपना सामर्थ्य और कर्म तो उन्हें कभी दिखा ही नहीं। मैंने मध्य प्रदेश और यूपी में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व दान पे लगा दिया, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो उन्होंने मेरे भाई को यूपी में पार्टी के सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। फिर क्या है, मैंने भी बगावत कर दी और अपने 40 विधायकों को लेकर उत्तर प्रदेश की रूलिंग पार्टी को समर्थन दे दिया। इस बार तो रूलिंग पार्टी के चुनाव जीतने के कोई भी आसार नहीं है। फिर आपने उन्हें समर्थन क्यों दिया? जनता के बीच सरकार विरोधी लहर चल रही है। भूल न करो मधु, मैं अपने बाहुबल पे भरोसा करता हूँ और राज्य में अपने दम पर सरकार बना सकता हूँ। जनता के बीच सरकार विरोधी लहर को मैंने ही तो हवा दी है मधु, तो मैं इस लहर का मुख मोड़ भी सकता हूँ। क्या तुम हमारे देश की अहिंसावादी राजनीति का आतंक देखना चाहोगी? मधु सहम गई। वो इस बात को यहीं खत्म करना चाहती थी। तभी विक्रम ने मधु का हाथ कस के पकड़ लिया और कहा, मधु मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। तुमने अब तक जीवन में सिर्फ कष्ट ही उठाए हैं, मैं उसे एक झटके में ही सुख में बदल सकता हूँ। विक्रम की बात से मधु की चाहत पिघल गई और वो बोल पड़ी, आज तक बिना आस के ही मैंने आपका इंतजार किया है। मतलब मधु तुम मुझसे प्यार करती हो? इस शरीर में जो आखिरी सांस है उससे भी कहीं ज्यादा। विक्रम ने मधु को अपने सीने से लगा लिया। वो मधु के दिल का हाल समझ चुका था और एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तुम जानती हो मधु, कल मुझे राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा और रात तक मैं राज्य का सीएम बन जाऊंगा। मधु की क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि वो आगे पूछ बैठी, सीएम के होते हुए आप सीएम कैसे बनेंगे?
कल शहीद संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस मौके पे सीएम भी वहां मौजूद होंगे। तभी वहां एक छोटा सा धमाका होगा जिसमें सीएम की मौत हो जाएगी। मुझे कार्यवाहक के तौर पर राज्य का नया मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। मैं इस हत्या में विपक्ष का हाथ बताते हुए एक जांच दल का गठन कर दूंगा, जहां सीएम की मौत से जनता की सहानुभूति मेरे साथ तो मेरे पिता के प्रति लोगों में आक्रोश होगा, जिसका सीधा फायदा मुझे आगामी विधानसभा के चुनाव में मिले। और सच मानो मधु, इसके बाद मेरा मुख्यमंत्री बनना तय है। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने मधु को देखकर बोला, इतनी शांत क्यों हो गई? क्या सच में ऐसा होगा? विक्रम अब और सावधान होकर सारे समीकरण मधु को समझाने लगा। मधु, कल मेरे लोग तुम्हारे पास कुछ सामान लेके आएंगे, बस तुम्हें उन्हें संग्रहालय तक पहुंचा देना है। क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो? मधु विक्रम के सम्मोहन में ऐसा खोई कि बस उसने इतना ही कहा, तुम जो चाहते हो वही होगा विक्रम। बस आज की रात मधु तुम इस टीन से बने डब्बे में काट लो। कल जगमगाता हुआ सीएम आवास तुम्हारे इंतजार में होगा। माना कि मधु तुम विक्रम से प्यार करती हो, लेकिन क्या प्यार और सुख किसी बेगुनाह का रक्त बहाकर तुम्हें मिलना चाहिए? कल अगर संग्रहालय में विस्फोट हुआ तो सीएम के साथ और भी कितने मासूम लोग मारे जाएंगे। ऐसे सुख और प्रेम का क्या फायदा जो किसी निर्दोष के मर जाने से तुम्हें मिले? वो सुख ही क्या जो किसी को जीवन भर का दुख दे जाए। नहीं, ये अपराध ना होगा मुझसे। मैं सीएम को सब कुछ बता दूंगी। कल सीएम की जान को खतरा है, प्लीज ये मैसेज आप उन तक पहुंचा सकते हैं? ये बात सुनते ही शुक्ला जी के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या बोल रही हैं? सर, मैं सच कह रही हूँ और इस साजिश के पीछे विक्रमजीत सिंह है। उन्होंने म्यूजियम में बम प्लॉट करने की योजना बना रखी है। आज विक्रमजीत सिंह की कोर्ट में पेशी है। पूरा परिसर मीडिया और सीएम के आक्रोशित समर्थकों से भर गया था। विक्रम को देखते ही फांसी दो के नारे लगने लगे। सीएम और मधु को बतौर गवाह कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट ने विक्रमजीत सिंह को राजद्रोह और सीएम की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। सीएम मधु को लेकर कोर्ट से बाहर आए तो दूसरी तरफ पुलिस की हथकड़ियों में जकड़ा हुआ विक्रम कोर्ट रूम से बाहर निकला। मीडिया से नजरें बचाता हुआ विक्रम जा ही रहा था कि मधु को देखकर उसके कदम रुक गए। सीएम मीडिया के सामने मधु से कुछ बातें कर रहे थे। मधु, तुम्हें राजकीय सम्मान तो दिया ही जाएगा, इसके अलावा तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो तुम मांग लो। मधु चुप रही। उसने एक बार विक्रम की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। विक्रम ये सुनकर जोर जोर से हंस पड़ा। सीएम ने कहा, नहीं, इस बार तुम मना नहीं कर सकते। मांगो मधु, राज्य की जनता तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहती है। और कुछ देर की खामोशी के बाद मधु ने जो आखिरी शब्द कहा वो कुछ ऐसा था, तो मुझे भी उम्र कैद मिले। और कहती हुई मधु विक्रम के पास जाके खड़ी हो गई।